हम मुस्लिम कौम के साथ खड़े हैं और हमेशा खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। क्या भावनाएं सिर्फ एक समुदाय की हैं? हमारी कोई भावना नहीं है। अब भी वक्त है, अब भी कोई बड़ी बात नहीं है। आप आइए ना सड़कों पर, मुसलमान तैयार है ना। क्या अल्लाह पाक की वाहिगुरु की बात करते हैं तो उसकी लाठी में आवाज़ नहीं होती है। तो ये हो सकता है कि पाप का घड़ा भरने वाला हो सकता है 6-8 महीने में सरकार गिर भी जाए। पल पल न्यूज़ से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। इस वक्त वक्फ बिल को लेकर के पार्लियामेंट में बहस चल रही है, या यूं कहें कि भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी कामयाबी मिली है एक बार फिर से मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाने के लिए। हर तरफ जो है हल्ला है और ये बताया जा रहा था कि साहब देखिए कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर बड़ा भरोसा है, वो सेकुलरिज्म के एक बड़े चेहरे हैं, बड़े चैंपियन हैं, वो केंद्र की मोदी सरकार को इस पूरे मामले पर झटका देंगे। और इसी पर हमसे बात करने के लिए बलीग नुमानी साहब मौजूद हैं, बिंद्रा साहब मौजूद हैं। इस वक्त के पूरे मामले को किस तरीके से देख और समझ रहे हैं, और क्योंकि आज अगर बात मुसलमानों की है तो कल यकीनन गुरुद्वारे के मामले में भी हस्तक्षेप किया जाएगा, फिर किसी और जाति धर्म के मामले में भी हस्तक्षेप किया जाएगा। सबसे पहले बलीग साहब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कैसे देखा और समझा जाए एक बार फिर से ये मैसेज क्लियर है कि मुसलमानों को हमने दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया है। नहीं, बिल्कुल ये तो क्लियर मैसेज उन्होंने पहले भी दे दिया था और 2014 से लगातार ये मैसेज देते आए हैं। अब जो ख़ास बात नज़र आ रही है, अब ऑफिशियली अगर आप देखेंगे तो ऑफिशियली अनाउंस कर रहे हैं वो लोग कि ये लोग दोयम दर्जे के नागरिक हैं। वजह क्या है कि देखिए, वक्फ बोर्ड का जहाँ तक मामलात हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये लोग इसे छीनना चाहते हैं, हड़पना चाहते हैं। तो मैं ये बता दूं आपको, छीनना हड़पना उनके लिए कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। इससे पहले अगर आप देखेंगे तो आप भी, मुझे याद है अच्छी तरह, आप भी वहाँ पर मौजूद थे। यहीं निज़ामुद्दीन में लाल मस्जिद का एक मसला उठा था। उसमें मस्जिद को छोड़ के पूरे कब्रिस्तान को हड़प लिया गया। उसमें उस टाइम दिल्ली सरकार में आम आदमी पार्टी थी, जो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो बी पार्ट है। लोग बहुत सारी पार्टियों को कहते हैं, लेकिन हम बिल्कुल ज़िम्मेदारी के साथ कह रहे हैं। उन्होंने जिस तरह का वहाँ पे रवैया अख्तियार किया, पूरा का पूरा कब्रिस्तान 5 एकड़ का कब्रिस्तान गवर्नमेंट के अंडर में कर दिया, तो हड़प लिया। अब ये ऑफिशियली हड़पना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें जो शिकायत है अपने रहनुमाओं से भी है। अगर आप मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बात करें तो जो आज इन्होंने पिछले कुछ महीनों से लगातार मुहिम वक्फ बोर्ड के लिए चलाई है, ये मुहिम इन्होंने बाबरी मस्जिद के लिए क्यों नहीं चलाई थी? आपको बाबरी मस्जिद पे सड़कों पे आना चाहिए था। अगर उस टाइम आप सख्त कदम उठाते तो मुझे उम्मीद है आज गवर्नमेंट की हिम्मत ही नहीं होती इस तरह के मामलात करने के। आप ये देखिए कि बाबरी मस्जिद के मामले में आपने कहा जो कोर्ट करेगा हम फैसला मानेंगे, जो कोर्ट करेगा फैसला मानेंगे। कोर्ट ने एक ऐसा फैसला दिया जिसमें उसने माना कि ये मंदिर की जगह नहीं है, लेकिन भावनाओं को देखते हुए हम दूसरे समुदाय को दे रहे हैं। चलिए, क्या भावनाएँ सिर्फ एक समुदाय की हैं? हमारी कोई भावना नहीं है। वक्फ बोर्ड जो 100% मुसलमानों का मामला है, उसमें मोदी गवर्नमेंट घुस के ये जताना चाह रही है कि आपके कितने मामलात हों, मामले वो चलेंगे जो हिंदुओं की सहानुभूति लेने के लिए किए जाएंगे। तो हमें इन लोगों से तो है ही शिकायत, हमें अपनों से भी शिकायत है कि उन्हें सही वक्त पे बाहर आना चाहिए था। और अब भी वक्त है, अब भी कोई बड़ी बात नहीं है। आप आइए ना सड़कों पर, मुसलमान तैयार है ना। आपके एक फैसले को मानते हुए जंतर मंतर पे हज़ारों आदमी इकट्ठे हुए, लाखों आदमी इकट्ठे हुए। आप एक बार आइए तो सड़क पे, क्या आइए भाई, सब फैसला कर लिया जाए। तो मैं समझता हूँ कोई भी बाहर आने के लिए तैयार है। आप करते क्यों नहीं ये फैसले? क्या चाह रहे हैं आप? किससे उम्मीद लगा रहे हैं? सबसे बड़ी सवाल तो हमारा ये है। दूसरी बात, वफ़ का पहली बार मामला नहीं आया है। आप अंबानी की पूरी आपने वक्फ की प्रॉपर्टी जब अंबानी ने घेरी, जब आप सड़कों पर क्यों नहीं आए? आपको आना चाहिए था। क्या अब कौम ये नहीं समझेगी कि उस टाइम का ऐसा क्या मामला था कि आप चुपचाप रह गए? तो बहुत सारे मामला हैं, इन पे सवाल अब आने शुरू होंगे। अभी तक हम जैसे लोग बहुत से सवाल इसलिए भी नहीं कर रहे थे कि कई लोग ये ना समझे कि ये बांट रहे हैं आपस में, लेकिन अब तो सवाल शुरू होंगे। अब तो लगातार सवाल भी शुरू हो रहे हैं, क्योंकि हमने देखा कि एक बड़ा एहतजाज जैसे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने दिल्ली में भी किया, पटना में भी किया, यहाँ तक कि आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में भी किया। वहाँ पर भी दो तरफा भाग नज़र आए। कोई कुछ ये बोलता हुआ नज़र आया कि हमें इनसे उम्मीद है। आज तो जो सेकुलरिज्म का चेहरा ओढ़ करके बैठे हुए थे वो बेनकाब हो चुके हैं, और कहीं कोई मुस्लिम नेता बोले या कोई मुस्लिम बोले तो उसे डायरेक्ट बोलते हैं कि ये बीजेपी से मिले हुए हैं। तो कैसे देखा और समझा जाए? देखिए, इसमें मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, सीधी सी बात थी। नायडू साहब से, नीतीश जी से, जयंत चौधरी से आप लोगों ने मुलाकात क्यों नहीं की? आपको उनके पास जाना चाहिए था, उनसे बात करनी चाहिए थी कि ये मामला। आप घरों में बैठ के कह रहे हैं कि नीतीश जी हमारा साथ दें, आप घरों में बैठ के कह रहे हैं नायडू साहब हमारे साथ आ जाएं।
भाई क्यों, आपको क्या परेशानी है? आप जाइए, मिलिए, बात कीजिए। आप इस लायक नहीं है तो दूसरे लोगों को जिम्मेदारी दीजिए, वो जाके उनसे बात करेंगे। तीसरी बात, नीतीश पे अगर किसी का जोर चल सकता था तो शरिया का चल सकता था बिहार में। आपने उनसे, इमारत शरिया वालों से बात क्यों नहीं की? भाई अगर मुझे मालूम है कि नदीम एक साहब की बात मान लेगा तो मेरा तरीका ये होना चाहिए कि सही है, मेरी बात नदीम साहब नहीं मानते तो किसी दूसरे को बुला के मैं कहूँ कि नदीम साहब को समझाइए। क्या आपने वो अपनी जिम्मेदारी पूरी की? कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो बहुत सारे सवाल हैं और इन लोगों को जवाब देना होगा। लड़ाई अभी तक शुरू ही नहीं हुई थी। अगर चाहेंगे तो लड़ाई तो अब शुरू की जा सकती है। अभी राज्यसभा है, सुप्रीम कोर्ट है, बहुत सारे मामलात हैं, लेकिन मजबूती से आपको आगे तो पढ़ना होगा ना। मजबूती से आगे तो पढ़ना होगा। अपनों से तो सवाल यही है, पर आज किरण रिजिजू पार्लियामेंट में खड़े होकर के ये कहते हुए नजर आए कि साहब मुसलमानों को जो हमारे रहनुमा हैं वो भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, जो नेता हैं वो भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। 2025 से पहले की जो वक्फ की रजिस्ट्री है उसमें कोई दावा नहीं किया जाएगा। 2025 के बाद अब जो नया रजिस्टर्ड होगा उसके ऊपर दावा करेगी। जहां मुसलमान सजदा कर रहे थे वहीं करते रहेंगे। साहब ऐसा है, देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, अगर 1% भी बदलाव इन्होंने कर दिया तो ये वक्फ बोर्ड की हार है। 2025 के बाद भी अगर मुझे वक्फ करनी है अपनी ज़मीन तो ये कौन होते हैं मना करने वाले? मैं करूँगा ना। अगर मुझे अल्लाह पाक ने इतनी जायदाद दी है कि जिसमें से निकाल के मैं वक्फ भी कर सकूं, तो ये मेरे इस्लामिक उसमें हस्तक्षेप करने वाले कौन लोग होते हैं? तो ये कहीं ना कहीं, भाई आप इस बात से एक बात और साबित होती है कि इन्होंने टारगेट मुसलमानों को सिर्फ इसलिए नहीं किया कि ध्रुवीकरण हो। इन्हें मालूम है कि मुसलमान वो लोग हैं जो दीन, ईमान, समाज सबको समझते हैं। हर तरह से हमें ये साइड लाइन करना चाह रहे हैं। मस्जिदों का मामला ले लीजिए, वक्फ का मामला ले लीजिए। भाई आपके, जब आपको कुछ लेना ही देने नहीं है उस मामले से, तो आप क्यों इस मामले में पड़ रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि आप ये दिखाना चाहते हैं हिंदुओं को कि देखिए हम मुसलमानों के साथ कितनी सख्ती से पेश आ रहे हैं, जबकि इन्हें लगता है कि हिंदू इस बात से खुश होगा। बिल्कुल भी खुश नहीं होगा। हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सिख हो ईसाई हो, उनकी प्रायोरिटी सिक्योरिटी है, रोज़गार है, जिसमें आप पूरी तरह नाकाम हैं। उनकी प्रायोरिटी सिक्योरिटी है, जैसे कि कहा कि, और ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि साहब देखिए मुसलमानों की वक्फ की ज़मीनें तो हम हड़प रहे हैं, दूसरे समुदायों में खुशी है। जो नाइंसाफ़ी हो रही है उसे देख करके क्या सिख समुदाय के लोग खुश हैं? देखिए, आप हड़पने की बात अगर कर रहे हैं तो मैं बीम खालसा की तरफ से DS बिंद्रा में आज एक बात कर रहा हूँ। हड़पने की बात, ऐसे तो कोई भी किसी के मकान को हड़प लेगा, कोई किसी की भी जगह खाली पड़ी है उसको हड़प लेगा। सरकारों का काम होता है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, ना कि ऐसे उलझुल फैसले लेने। ठीक है, संसद में आपकी पूरी अभी चल रही है, मतलब आपकी जो काउंटिंग है ज़्यादा है, विपक्ष की कम है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप मन चाहे जो है उसमें बिल लाएंगे और मन चाहे बिलों को पास भी कर लेंगे और कोई बोलेगा भी नहीं। देखिए, यहाँ भी बोलते हैं और ऊपर जब हम अल्लाह पाक की, वाहिगुरु की बात करते हैं तो उसकी लाठी में आवाज़ नहीं होती है। तो ये हो सकता है कि पाप का घड़ा भरने वाला हो सकता है 6-8 महीने में सरकार गिर भी जाए। आज मैं यहाँ से कहना चाहता हूँ, क्योंकि अभी ये हद हो चुकी है। एक तो थी कि चलो आपने मुसलमानों को कहा कि ये है वो है, आपने ट्रिपल तलाक लाए, आप बहुत सारी चीज़ों को लेके आए, मुसलमान कौम बर्दाश्त करती रही, क्योंकि वो बहुत ही जो कहूँ तो सीधी कौम जिसको हम कह सकते हैं कि गऊ कौम, जो अगर गऊ वर्ड यूज़ करूँ, गाय को जो है माना जाता है, क्योंकि इन्होंने इस देश की अर्थव्यवस्था को ख़राब नहीं होने दिया। अगर मुस्लिम लोग चाहते सड़कों पे आ जाते तो देश की अर्थव्यवस्था ख़राब होती, सड़कें गाड़ियाँ टूटती, मकान जलते, दंगा फसाद होता, नुकसान किसका होता? देश का होता। लेकिन ये जो सच्चे मुसलमान थे, जो इंडिया में रह गए थे, जो पाकिस्तान चले गए थे, उनकी बात नहीं करूँगा। इन्होंने अपने देश को संभाल के रखा हुआ है। ये चाहे तो सड़कों पे आ सकते हैं। आप एक आदमी को, आप आज रिक्शे वाले को भी आप गाली देते हैं, थप्पड़ मारते हैं, तो वो भी थाने में चला जाता है, 100 नंबर कॉल करता है और बहुत कुछ 751 लग जाती है और बहुत कुछ हो जाता है। लेकिन मुस्लिम कौम फिर भी बहुत संभल के, ठहर के, सोच के, समझ के इस देश को बचाने के, उसमें इस उम्मीद में कि ये देश बच जाएगा, शायद कोई परवरदिगार, कोई ऐसी कोई आत्मा आएगी जो आएगी और कुछ करेगी तो इनका कुछ हो जाएगा। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। मुस्लिम कौम को खुद सड़कों पे आना पड़ेगा, खुद इस बिल के ख़िलाफ़ आना पड़ेगा। ये बिल नहीं है, ये देखिए वक्फ़ होता क्या है। आप अपनी कोई ज़मीन को, अगर आप कोई है, आपने अपनी ज़मीन को दान दे दी, तो वो दान वाली ज़मीन जो होती है वो दान, जिसको वक़्फ़ बोलते हैं अगर हिंदी में हम लोग बात करें, अगर उसमें मुस्लिम में नहीं बात करें। अब आप कोई इतने जो बने हुए हैं, इतने मठ बने हुए हैं, इतने आश्रम बने हुए हैं, सब ये ज़मीनें दी हुई हैं, सब लोगों ने दान की हुई हैं।
तो आप सभी मठों को, आश्रमों को, उनको तो आप नहीं उनको लाओगे, क्योंकि उनका कोई वक्फ बोर्ड नहीं है। जो जिसको जहाँ मिल गया, जो मठ में बैठ गया, वो उसका वो बन गया। लेकिन जो वक्फ बोर्ड की जो ज़मीन है वो सबसे बड़ी बात है कि इबादत की ज़मीनें ज़्यादा हैं उसमें। इबादत ज़्यादा है, मदरसे ज़्यादा हैं, बच्चों को पढ़ाई के उसमें बहुत ज़्यादा है, उसमें कब्रिस्तान ज़्यादा हैं। ये सब जो उथल पुथल हो जाएगा। देखिए, आप एक घर के अंदर आप मान लो छः लोग रहते हैं। अगर एक भाई को अगर आप अलग करते हो तो घर के अंदर दीवारें पड़ जाती हैं। तो ये ना हो कि इस घर के अंदर कोई दीवार पड़ जाए, या इस घर के अंदर ऐसी कोई क्रांति आ जाए, वापता आ जाए, कोई ऐसी बात हो जाए, लोगों को सड़कों पे आना पड़ जाए। ये नहीं है कि आप अभी सिर्फ मुस्लिम को टारगेट कर रहे हो। अब इसके बाद जो है दलितों का नंबर आएगा, हो सकता है सिखों का भी नंबर आए। क्रिश्चियन की तो खैर मात्रा बहुत कम है, वो तो अपने आप ही उठ के भाग जाएंगे, उनकी तो बात ही छोड़ दो। आप हिंदू राष्ट्र घोषित करना आप कर दीजिए ना। आप क्यों वक्फ बोर्ड, 3 तलाक, ये वो आप उकसा क्यों रहे हैं? और जिस दिन ये उकसा गए उस दिन आप कहेंगे जी ये मुसलमानों की वजह से जीडीपी गिर गई, ये मुसलमानों की वजह से सेंसेक्स गिर गया, और मुसलमान अगर ये दंगा ना करते तो ये हमारा जो है देश और आगे बढ़ जाता। ये देश को जीडीपी की तरफ नहीं लेके जा रहे हैं। जो आप देखिए, अब सेंसेक्स देखिए कहाँ जा रहा है, इंडेक्स देखिए कहाँ जा रहा है, आप अगर शेयर मार्केट देखिए कहाँ जा रही है, रुपया देखिए कहाँ जा रहा है। उस और ध्यान को भटकाने के लिए वक्फ बोर्ड का बिल लेके आए हैं ये। इनको कोई वक्फ बोर्ड से इनको फ़ायदा नहीं है, नुकसान नहीं है, लेकिन ये सिर्फ अपनी जो कमियाँ हैं उनको छुपाने के लिए, अपनी कमियों को छुपाने के लिए ये जो है एक चोला पहन रहे हैं वक्फ बोर्ड का, और ये नाकाम रहेंगे। ये फेलियर है, पूरी तरह से फेलियर है। इसी के साथ मैं ये जानना चाहूँगा, क्योंकि ये इनकी सबसे बड़ी नाकामी है, बस मुसलमानों को जरिया बना करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। जिस तरीके से नाइंसाफ़ी आज मुसलमानों के वक्फ के मामले पर हो रही है, और कल को अगर गुरुद्वारा कमेटी बनी होती है उसमें हस्तक्षेप होता है, तो क्या ऐसे ही सारी चीज़ों को बर्दाश्त किया जाएगा? देखिए मैं बताइए, अभी ये सिखों को नहीं छेड़ेंगे, क्योंकि सिख ही एक ढाल है जो इनको बचाएंगे, अभी जो हिंदुओं को बचा के रखते हैं और हमेशा बचाते आए हैं। अगर आप मिलिट्री में देखेंगे, फौज में देखेंगे, तो सिख कौम एक ऐसी है जो 2% होने के बावजूद भी, 1.5% होने के बावजूद उन्होंने अपने बिल को जो है रुकवा लिया, माफ़ करा लिया। लेकिन यहाँ पर जो है ना, मुस्लिम कौम 18% होने के बावजूद भी सड़कों पर नहीं आ रही, क्योंकि इनके जो है लीडरशिप में कमी है, इनके जो रहनुमा हैं उनके अंदर कमी है। वो कहीं ना कहीं समझ नहीं आ रहा कि वो क्यों नहीं इसके बिल के खिलाफ आ रहे हैं या इस उत्पाद के खिलाफ आ रहे हैं। जो अपोजिशन है वो भी हमारा कमज़ोर है। अगर अपोजिशन हमारा अच्छा होता तो शायद ये नौबत ना आती। तो इस नाइंसाफ़ी के खिलाफ जो है सिख समुदाय के लोग खड़े हैं मुसलमान? नहीं, सिख समुदाय हमेशा उस के साथ खड़ा है जिसके साथ नाइंसाफ़ी होती है, जिसके साथ जो है गलत होता है। सिख समुदाय हमेशा उसके साथ खड़ा है। हमारा जो उत्पत्ति हुई थी, जो खालसा पंथ की स्थापना हुई थी, वो हुई इसलिए थी कि एक फ़ौज बनाई गई थी। सिख 500 साल पहले मैं नहीं जाऊँगा, आज हमारा मुस्लिम कौम के साथ कोई झगड़ा नहीं है, कोई हमारा कुछ नहीं है। अभी हम लोग शाहीन बाग में थे, शाहीन बाग में हमें मुस्लिम लोगों को इतना प्यार मिला। मलेरकोटला से देसी घी के टीन आते थे, पता नहीं कहाँ से क्या क्या आता था, इतना लोगों का प्यार मिलता था। हमें तो कभी महसूस नहीं हुआ कि सिख और मुस्लिम में कोई फ़र्क हो। लेकिन अभी अगर जरूरत पड़ेगी तो सिख हमेशा मुस्लिम कौम के साथ हैं, हर उस कौम के साथ है जिसके साथ गलत होगा। अगर कहीं गलत होगा तो हम उनके साथ खड़े हैं। मैं आपके साथ भी जानना चाहूँगा, जैसे कि 2% सिख समुदाय के लोग हैं, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है, पर मुसलमानों को दिखाया जा रहा है। नहीं, देखिए मैं बताऊं, आप इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाला मामला नहीं है। मेरा कहना यह है कि हर वो व्यक्ति इस मुहिम में शामिल होना चाहिए जो इस मुल्क के संविधान को मानता है। अगर आप वक्फ बोर्ड को देखेंगे ना, ये एंटी मुस्लिम ही नहीं है, एंटी कॉन्स्टिट्यूशन भी बिल आ रहा है। भाई कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब को अगर आप देखें तो एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल भी बिल है ये, सिर्फ वो नहीं है। तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर वो व्यक्ति जो इस बिल को, इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन को, आइन को मानता है, उसे इसके अगेंस्ट खड़ा होना चाहिए, गवर्नमेंट के अगेंस्ट खड़ा होना चाहिए। जी, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, जो आपने बोला कि मुस्लिम कौम के साथ सिख है कि नहीं। सिख हमेशा खड़ा है, सिख हमेशा खड़ा है और खड़ा रहेगा। जब भी बलिदान की बारी आएगी तो हम सबसे आगे खड़े होंगे। हम मुस्लिम कौम के साथ खड़े हैं और हमेशा खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। और एक मैं आज एक बात और बता देता हूँ आपको। जैसे अभी बात चल रही थी बाबरी मस्जिद की। अगर ये बातें बाबरी मस्जिद के समय ही अगर हम लोग उठ जाते, अगर हम लोग उसी टाइम खड़े हो जाते ना, तो ना ट्रिपल तलाक आता, ना ये चीज़ें आती, ना ये सब चीज़ें आती। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी लीडरशिप में कमी थी, जो मुस्लिम की लीडरशिप में कमी थी। ये जो आज जो जंतर मंतर पे निकल के आए हैं, ये अगर बहुत पहले निकल आते तो आज ये नौबत नहीं आती। तो आप देख सकते हैं कि सिख समुदायों का भी बड़ा साथ जो है यहाँ मिल रहा है, और सवाल यही है अपनों से भी कि आखिरकार बाबरी मस्जिद के समय पर पहले सड़कों पर निकल गए होते तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता।